जीता था जिसके लिए मैं मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। इस बात को हम दोस्तों आज इतिहास पढ़ने के लिए देखिए बने रहिए इस वीडियो में। यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक सब चीज़ कीजिए। चल दिए हम पढ़ने के लिए इतिहास। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। यदि अच्छा लगे तो शेयर और ज़रूर कीजिए, ना भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं है, ठीक ठाक है। वैसे रोमांटिक के लिए बनाते हैं हम वीडियो और ये वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे। ओके। इतिहास पूरा भारत का इतिहास। जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत के संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्मू जामुन वृक्ष का द्वीप कहते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंध न कहकर हिंद कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा में इंदे का आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। क्या कहने लगे? इसे इंडिया कहने लगे। अब विंध्य की पर्वत श्रृंखला यानी कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार को परिभाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार को परिभाषा बोलने वालों का बहुमत है। अब है नोट में दिया, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लें के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है। प्रोटो स्ट्रोलाइट यानी कि पोलियो, मेडिटेरेनियन, काकेसायड, निग्रोयड और मंगोलायड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। यानी कि इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भागों में? पहला नाम है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। अब नोट में सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस ने दिया था। अब है प्राचीन भारत, यानी कि प्राचीन भारत में क्या है? प्राचीन भारतीय के इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य चार स्रोतों से प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकल्पकर्ता महर्षि ऋषि द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद यानी कि वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों का नित्य तथा आपुरुषीय मानती है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों का संहिता कहा जाता है। अब ऋग्वेद यानी कि ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। यानी कि रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है। इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 से 28 सूत्र है,
यानी कि वाल्खीय पाठ की 11 सूत्रों सहित है, यानी कि एवं 10,462 रचनाएं हैं। इस वेद के रचनाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं, होत्री कहते हैं। इस वेद के आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल को हस्तलिखित रचनाओं को खील कहा जाता है। चतुष्कोणीय समाज की कल्पना को आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल के वर्णित पुरुष सूत्र है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण हैं। अब क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य भुजाएं जंघाओं में चरणों से उत्पन्न हुए हैं। अब धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों को स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विविधता करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन शब्द का संबंध गाय से है। ईसा पूर्व एवं ईसा ईस्वी। कुछ वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को ईसा पूर्व यानी कि BC बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता था। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी, जिसे महात्मा बुद्ध के जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि और आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द से एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी कि एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड वेंसेट आर्थर स्थित ने प्राचीन भारत का पहला सव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के एक तिहाई भाग में केवल सिकंदर का आगमन वर्णित है। इसमें भारत के स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना में पहले कभी राजनीतिक एकता अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहास का सरोकर शासन के एक मात्र स्वरूप तानाशाही से। अब हम जा रहे हैं, इसका हम सब्जेक्टिव एक पेज पढ़ चुके हैं। इसका जो है हिस्ट्री सामान्य है, इसका सब्जेक्टिव हम पढ़ लीजिए एक पेज। इसका अब हम जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव पढ़ने। ये हुआ ऑब्जेक्टिव, ये हुआ सब्जेक्टिव, ये हुआ ऑब्जेक्टिव। इसको रख दीजिए। अब बोल रहा हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। अब बोल रहा है यानी कि यह भारतीय इतिहास हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी के सभ्यता के निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी का सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी के सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिरकोटडा में। सिंधु घाटी के स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में गहरों यानी कि मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखरी में। हड़प्पा सभ्यता किस युग के थी? कांस्य युग के। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार।
हड़प्पा सभ्यता के निवासी है शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन के सर्वप्रथम थे? कपास। कपास। निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? लोथल। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? लोथल में। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त है? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अब ब्राह्मण यानी कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? यानी कि वे देवियों और देवताओं दोनों के पूजा करते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन कौन सी उचित सही है? उन्होंने पशुपति का पालन अति सम्मान करना आरंभ किया है। हड़प्पा के लोगों को समकालीन पद्धति थी उचित समतावादी। सिंधु का निखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र को आकार किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार। अब हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा। सिंधु सभ्यता के ईंट का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध से। अब सिंध सभ्यता का वृहत स्नान पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। भाई दोस्तों देखिए, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है कि नहीं? जिससे हमको कुछ भला हो सके, है कि नहीं? बाय।